लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था stdio conio.h, along with that hash include का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया था। अब आज जैसा मैंने कहा हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है void main। तो हमेशा की तरह लेट मी ड्रॉ द स्क्रीन जैसी आपको आपके सिस्टम पे दिखेगी जब आप प्रैक्टिकली इस कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। सो एज यूजुअल विल बी यूजिंग टर्बो आईडी। टर्बो आईडी में जैसा मैंने आपसे कहा हमारे पास एक फाइल मेन्यू होगा, एक एडिट मेन्यू होगा। इन तमाम मेन्यू के अलावा एक होगा कंपाइल और एक होगा रन नाम का मेन्यू। अंदर हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें फर्स्ट लाइन थी हैश इंक्लूड stdio.h, second line was hash include conio.h। अब आज हमें थर्ड लाइन से डिस्कशन शुरू करना है, दैट इज void main। उसके नीचे हमने लिखा है CLR SCR और उसके नीचे लिखा हुआ है हमने printf hello user। ये हमारा कोड है जो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेस करना स्टार्ट करा था, और इस कोड में आपने शुरुआत की 2 लाइनों का मतलब समझ लिया था, दैट वाज हैश इंक्लूड पार्ट। इतना क्लियर था? जल्दी बताएं। ठीक है, हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड इतना पूरा समझ आ रहा है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कशन रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट विच इज void main। अब आपको यहां दिख भी रहा होगा और मैं वर्बली बोल भी दूं, void और main 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, और गौर कीजिएगा इनके बीच में स्पेस है। void इज डिफरेंट, main इज डिफरेंट। तो अगर आपने इन्हें बिना स्पेस के लिखा, एज यू कैन एक्सपेक्ट, कोड जनरेट करेगा एरर्स। सो डू रिमेंबर, void अलग है, main अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ये void अपने आप में क्या है। तो जब आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे टर्बो आईडी के अंदर, तब आप देखेंगे ये जो void है इसका कलर आपको व्हाइट नजर आएगा। जब आप इस प्रोग्राम को टर्बो आईडीई के अंदर लिखेंगे तब आप देखेंगे ये जो void है इसका कलर आपको व्हाइट नजर आएगा। और याद रखिएगा, जिन वर्ड्स का कलर हमें व्हाइट दिखता है, हमें व्हाइट नजर आता है, वो सी लैंग्वेज की दुनिया में, सी प्रोग्रामिंग में कहलाते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, जिन वर्ड्स का कलर सी लैंग्वेज की दुनिया में आपको व्हाइट नजर आता है, टर्बो आईडी के अंदर व्हाइट नजर आता है, सच वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग आर बेसिकली नोन एज कीवर्ड्स, या इनका दूसरा नाम होता है रिजर्व वर्ड्स। अब अगला डाउट होगा दिमाग में आपके, सर कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स बोलते किसको हैं? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड किसको बोलते हैं अपन? तो मुझे बताइए, क्या रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं आरटीओ में? आरटीओ की बात कर रहा हूं, जहां पर आप अपने बाइक का, कार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। क्या आरटीओ में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो वीआईपी नंबर्स होते हैं और रिजर्व्ड होते हैं, नॉर्मल लोगों को अलॉट नहीं होते हैं? ट्रेन में, प्लेन में कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो वीआईपी सीट्स होती हैं, नॉर्मल पैसेंजर्स को अलॉट नहीं होती हैं, है ना? ऐसे प्रोग्रामिंग में कुछ वीआईपी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें कंपाइलर ने अपने लिए लॉक करके रख लिया है, अपने लिए रिजर्व करके रख लिया है, और हम प्रोग्रामर्स को कंपाइलर उनका हमारी मर्जी से यूज नहीं करने देता। हम प्रोग्रामर्स को कंपाइलर उन शब्दों का, उन वर्ड्स का हमारी मर्जी से यूज नहीं करने देता। तो ऐसे वर्ड्स जिन्हें कंपाइलर ने अपने लिए लॉक कर लिया है, जिनका हम अपने मन से यूज नहीं कर सकते, ऐसे वर्ड्स प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। अगर आपको लग रहा है सर ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो सी ने अपने लिए रिजर्व करके रख लिए, लॉक करके रख लिए, तो मैं बता दूं सी की दुनिया में ऐसे 32 वर्ड्स हैं। 32 शब्द सी के पास ऐसे हैं जिन्हें सी में रिजर्व वर्ड माना गया है, जिनका आप और मैं अपनी मर्जी से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। कंपाइलर जैसे कहेगा हम इन्हें वैसे ही यूज कर पाएंगे। इन 32 में से आज आप पहला कीवर्ड पढ़ रहे हैं जिसका सी में नाम रखा गया है VOID, void। आने वाले दिनों में
बाकी 31 हम कवर अप करेंगे। अब आएगी दिमाग में आपके नेक्स्ट क्वेरी कि सर ये वॉइड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पर। ये तो समझ में आ गया कि वॉइड का कलर व्हाइट आएगा, ये भी समझ में आ गया व्हाइट में जो भी आएंगे उनको हम कीवर्ड्स बोलेंगे, ये भी क्लियर हो गया कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं। बट ये पर्टिकुलर वॉइड अपने आप में क्या कर रहा है, इस वॉइड का यहाँ पर क्या काम है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में लिखूं कि वॉइड यहां पर क्या कर रहा है, तो इसका जवाब है वॉइड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, वॉइड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन main मेन। फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, वॉइड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन मेन। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है, अगर आप इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत सीरियस होकर, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें, तो भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है। सही कह रहा हूं? आप इसको बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तब भी कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपको कि मैंने क्या लिखा है, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन मीन। बिल्कुल सही है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग समझना अभी बहुत जल्दी है आपके लिए। इट्स टू अर्ली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉइड या व्हाई वी आर राइटिंग द वर्ड वॉइड। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा वॉइड का मतलब समझने के लिए। अगर आपको लग रहा है कब समझेंगे हम वॉइड का मतलब, तो आप वॉइड का मतलब समझेंगे जब हम सी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम पिछले 3 लेक्चर से कभी ना कभी आपके सामने आ रहा है, और उस चैप्टर का नाम है फंक्शन, राइट। तो जब तक मैं फंक्शंस ना पढ़ाऊं बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर आपने यहाँ वॉइड क्यों लिखा है, वॉइड का क्या पर्पस है, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ही नहीं है। मैं कब समझाऊंगा, मैं तब समझाऊंगा जब सही समय होगा वॉइड समझने का। उसके लिए आपको सी में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और करनी पड़ेगी, और ये समय होगा जब हम फंक्शन चैप्टर पे विजिट करेंगे। मैं आपके नोटिस में ये भी डाल दूं, आपने बहुत जगह वॉइड की जगह इंट मेन लिखा हुआ देखा होगा। बताइए देखा है? देखा है आपने, राइट। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कई जगहों पर वॉइड की जगह इंट क्यों होता है। आपने बहुत सारी जगहों पर सिर्फ मेन लिखा हुआ देखा होगा, आपने बहुत सारी जगहों पर सिर्फ मेन भी लिखा हुआ देखा होगा। यानी सी लैंग्वेज के अंदर याद रखिएगा 3 तरह से आपको मेन मिलता है, राइट। 3 टाइप्स ऑफ मेन सी में आपको अवेलेबल है। अब ये 3 टाइप के मेन में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा सही समय आने पर, और वो सही समय आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फंक्शंस। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हो रहा है? तो हमारा वॉइड मेन अभी हम लोग लिख रहे हैं, ओके। तो वॉइड मेन का मतलब मैं आपको फंक्शंस में पढ़ाऊंगा। इसी तरह से आपको कई जगह इंट मेन लिखा हुआ दिखेगा, ये भी हम फंक्शंस में पढ़ेंगे। और कई जगहों पर आपको सिर्फ लिखा हुआ मिलता है मेन। इन तीनों की कहानी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम फंक्शन चैप्टर पे होंगे। तब तक बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये रिटर्न टाइप क्या होती है, ये वॉइड क्या होता है, ये सब समझना अभी आपके लिए बहुत जल्दी है। इट्स टू अर्ली। अभी आपने पहला प्रोग्राम भी सी का नहीं बनाया है, और ये आप तब सीखेंगे जब हम सी के एक मेजर टॉपिक पे होंगे जिसका की नाम होगा फंक्शन। तो इसका मतलब हम वॉइड को फिलहाल अवॉइड करें, क्या कहते हैं? वॉइड को फिलहाल अवॉइड करते हैं। अवॉइड लिखने में नहीं, अवॉइड समझने में। लिखना तो आपको पड़ेगा, समझने में इसको अभी हम अवॉइड करते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, वॉइड पे लौटेंगे सही समय आने पर, और वो समय मैं बार बार कह रहा हूं तब आएगा जब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग का चैप्टर हुज नेम इज फंक्शंस। तब तक के लिए आप बिल्कुल क्वेरी मत रखना, दिमाग में डाउट मत रखना कि रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड क्या है, ऐसा क्यों लिखते हैं। मैंने तो कई जगह इंट मेन लिखा हुआ दिखा है, मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन सही वक्त आने पर। वॉइस लैग कर रही है क्या? तो जिनको लैगिंग हो रही है आप प्लीज रीलॉग इन करिए। अहमद रीलॉग करिए, रीलॉग इन करिए आप, आपके एंड पे कोई इशू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई कहानी हमारी रिगार्डिंग वॉइड में, इसमें से वॉइड छोड़ दीजिए। अब आते हैं अपन अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बहुत 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 जरूरी पार्ट है, और वो पार्ट है MAIN
मेन। ठीक है, ये इतना जरूरी क्यों है ये मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मेन से रिलेटेड सी लैंग्वेज में इंटरव्यू पर्पस के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज आप इन दोनों क्वेश्चन का जवाब सीख के जाएंगे। नंबर 1, मेन क्या है, तो मैं आपको अभी समझाऊंगा विद इन 2 मिनट्स मेन क्या है। नंबर 2, जिसका 90% लोग गलत जवाब देते हैं, और वो क्वेश्चन है हम सी में मेन क्यों लिखते हैं, हम सी में मेन क्यों बनाते हैं। तो आप वो गलती ना करें जो कई सारे लोग इंटरव्यूज में करते हैं, इसलिए इस डिस्कशन को ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। ये डिस्कशन बहुत जरूरी है आपकी फर्म ग्रिप के लिए ऑन दीज क्वेश्चंस, मेन क्या है और मेन नाम हम प्रोग्रामिंग में क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सी प्रोग्रामिंग में मेन क्या है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। सी लैंग्वेज में याद रखिएगा, जब भी आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखे, सी लैंग्वेज में जब भी आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखे और उस टेक्स्ट के बाद पैरेंथेसिस लगे हों, उस टेक्स्ट के बाद पैरेंथेसिस लगे हों, तो याद रखिएगा ऐसे वर्ड्स जिनके राइट साइड पे पैरेंथेसिस लगा है, ऐसे वर्ड्स सी की दुनिया में कहलाते हैं फंक्शंस। ऐसे वर्ड्स सी की दुनिया में कहलाते हैं फंक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है मेन क्या है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा मेन सी लैंग्वेज की दुनिया में एक फंक्शन है। कैसे पहचाना कि मेन एक फंक्शन है? ऐसे पहचाना कि मेन के राइट साइड पे लगा हुआ है पैरेंथेसिस। जैसे अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करें, अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करें, तो आज तक आपने सी में 3 रूल सुन लिए हैं। पहला रूल आपने सुना था, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .h हो तो वो क्या कहलाती है? जल्दी बोलिए, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन अगर .h हो तो वो कहलाती है अपने आप में हेडर फाइल। वेरी गुड। दूसरा रूल आपने सुना था, किसी भी लाइन की शुरुआत अगर हैश के सिंबल से होती है, किसी भी लाइन की शुरुआत अगर हैश के सिंबल से होती है, तो वो अपने आप में क्या कहलाती है? वो लाइन कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वो लाइन अपने आप में कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अगर किसी भी लाइन की शुरुआत आप हैश से करते हैं, राइट। और थर्ड रूल आपने आज ही सुना, अगर किसी वर्ड का कलर व्हाइट आए, अगर किसी वर्ड का कलर सी प्रोग्रामिंग में व्हाइट आए आपके आईडी में, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कीवर्ड। ऐसे ही आज सुनिए रूल नंबर 4, सी प्रोग्रामिंग का रूल नंबर 4। क्या है वो रूल? वो रूल है किसी भी वर्ड के राइट साइड पे अगर आपको पैरेंथेसिस लगा हुआ दिख रहा है, तो ऐसे वर्ड सी की दुनिया में कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके राइट साइड पे पैरेंथेसिस लगा हुआ दिख रहा है, ऐसे वर्ड्स सी की दुनिया में कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? कोई भी ऐसा वर्ड जिसके राइट साइड पे पैरेंथेसिस है, वो कहलाएगा, सॉरी, वो कहलाएगा फंक्शन। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। किसी भी वर्ड के राइट साइड पे अगर पैरेंथेसिस है, तो सी की दुनिया में वो कहलाएगा फंक्शन। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। रिजर्व वर्ड, कीवर्ड वो है जो व्हाइट में आते हैं, बट अगर किसी के राइट साइड पे पैरेंथेसिस आ रहा है, तो वो अपने आप में कहलाएगा फंक्शन। मेन के राइट साइड पे पैरेंथेसिस आ रहा है, तो मेन अपने आप में जाना जाएगा एज फंक्शन। अब आता है अगला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये फंक्शंस क्या होते हैं? बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि सी में फंक्शन फंक्शन करके कुछ होता है। एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है? कैसे पहचानेंगे कि ये चीज फंक्शन है और फंक्शन अपने आप में करता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। सी लैंग्वेज के बारे में याद रखिए, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब मैं कह रहा हूं सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मेरे कहने का मतलब सी में प्रोग्राम बनाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने स्कूल डेज याद करें तो आपको ध्यान आएगा, अपने स्कूल के दिनों में आपने एप्लीकेशन लिखना सीखा था? जल्दी बताइए। आपने स्कूल के दिनों में आपने एप्लीकेशन लिखना सीखा था? तो एप्लीकेशन लिखने का एक पैटर्न, एक तरीका होता है जिसे आप आज भी फॉलो करते होंगे। अगर आप कहीं पे एप्लीकेशन देते हैं तो होता है ना? बिल्कुल ऐसे सी कहती है, जब आप सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते सी में कि आप लूज वे में ऐसे करके लाइनें लिख देंगे
और कंपाइलर आपकी लाइनें समझ जाएगा, कंपाइलर आपकी बातें समझ जाएगा, कंपाइलर आपका कोड समझ जाएगा। आप अगर ऐसे लिखेंगे तो कंपाइलर आपके कोड को कर देगा रिजेक्ट। तो सी लैंग्वेज ये कहती है कि जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाए, वो जितने भी स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखे, सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को 2 करली ब्रेस के पेयर्स के अंदर पैक करें। किस में पैक करें? 2 करली ब्रेस के पेयर्स में पैक करें। क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल ये कंपलसरी है। जो भी आप लिखें 2 करली ब्रेस के पेयर के अंदर आप उसे पैक करें, और जो भी आपने लिखा है उसका आपको एक टाइटल देना पड़ेगा, उसका आपको एक नाम देना पड़ेगा। इमेजिन करिए मैंने वो नाम दिया अपनी तरफ से सचिन, और सचिन के साइड में आपको लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस। ये नाम सचिन की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए सचिन लिखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ तो ये सचिन क्या है, तो सारी दुनिया के लिए सचिन के हजारों मतलब होंगे, बट हमारी सी प्रोग्रामिंग के लिए ये जो सचिन आप देख रहे हैं इसका मतलब अपने आप में होता है फंक्शन। हमारी सी प्रोग्रामिंग के लिए इस सचिन शब्द का अपने आप में मतलब होता है फंक्शन। यानी आप इसको इंग्लिश से साथ कंपेयर कीजिए, आप इसको इंग्लिश के साथ कंपेयर कीजिए। जैसे इंग्लिश में चैप्टर होता है, ऐसे सी में प्रोग्राम होता है। जैसे हर चैप्टर में पैराग्राफ्स होते हैं, जल्दी बोलिए, इंग्लिश के हर चैप्टर में पैराग्राफ्स होते हैं, ऐसे सी के हर प्रोग्राम में फंक्शंस होते हैं। और हर पैराग्राफ में सेंटेंसेस होते हैं, हर पैराग्राफ में सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे हर फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। इन ब्लॉक्स को आप ब्लॉक नहीं बोलते, इन ब्लॉक्स को आप फंक्शन बोलते हैं। इन ब्लॉक्स की पहचान होती है, इनके नाम के साइड में लगा होता है पैरेंथेसिस, 2 लगे होते हैं करली ब्रेस, और करली ब्रेस के अंदर आपने अपना पूरा कोड लिखा होता है। जब आप इस तरीके से कोड लिखते हैं तब कंपाइलर खुश, कंपाइलर सेटिस्फाई हो जाता है, और कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पास कर देता है। वरना कंपाइलर कहता है मैं ऐसी एक लाइन एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो प्रोग्रामर इन ब्लॉक्स के बाहर लिखे, जो प्रोग्रामर इन ब्लॉक्स के बिना लिखे। जो भी आपको लिखना है वो आपको इन ब्लॉक के अंदर लिखना है। इस ब्लॉक का आपको एक टाइटल रखना है, टाइटल के राइट साइड पे लगा देना है पैरेंथेसिस। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अभी के लिए नाम लिखा हुआ है सचिन। ये अपने आप में क्या कहलाएगा? ये अपने आप में सी की दुनिया में कहलाएगा फंक्शन। तो मुझे बताइए, जब आपने जिंदगी में पहली बार प्रोग्रामिंग सुना होगा तब आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यही होती है ना प्रोग्राम की बेसिक डेफिनेशन, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बदलूंगा सी प्रोग्रामिंग में। अगर सी प्रोग्रामिंग में कोई आपसे कहता है व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो सी में हम लोग बोलते हैं इन सी अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ फंक्शन एंड एवरी फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सी में हम लोग बोलते हैं एवरी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ फंक्शन एंड एवरी फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। आज से आप इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में लॉक कर लें। इफ समवन सेज व्हाट इज अ प्रोग्राम इन सी, तो आपका जवाब होगा इन सी अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ functions and a function is a set of instruction। ये बेसिक सी डेफिनेशन आप याद रखें सी लैंग्वेज में। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम की तरफ वापस लौटूं तो आप मुझे बताइए मेन अपने आप में फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? मेन के साइड में पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, डेफिनेटली। तो मेन भी अपने आप में हुआ फंक्शन। अब मैं आता हूं उस बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पे जिसका मैंने आपसे कहा था अभी 10 मिनट पहले, 90% लोग पूरी सी पढ़ने के बाद भी गलत जवाब देते हैं। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम में मेन नाम का ही फंक्शन क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, हम अपने प्रोग्राम में मेन नाम का ही फंक्शन क्यों बनाते हैं? अब जब ये इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कई बार गलत जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं हम मेन नाम का फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपाइलर जब हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है तो हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है। 90% लोगों को मैंने देखा है, अगर उन्होंने ढंग से सी नहीं पढ़ी है तो वो इंटरव्यू में बोलते हैं मेन नाम का फंक्शन इसलिए बनता है क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन है वो मेन से स्टार्ट होता है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रबिश। क्यों? इसका कारण आपको भी पता है,
अगर आपने फ्राइडे वाला लेक्चर मिस ना करा हो। दिमाग लगाइए, अगर कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है, याद कीजिए, अगर कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है, तो आपको याद है हमने फ्राइडे पढ़ा था कंपाइलर 461 लाइंस कंपाइल बताता है, पढ़ा था अपन ने। तो अगर कंपाइलर कह रहा है इस प्रोग्राम में उसने 461 लाइंस कंपाइल की हैं, तो आप मानते हैं 461 लाइंस मेन ऑनवर्ड्स तो नहीं है? आप मानते हैं 461 लाइंस मेन ऑनवर्ड्स तो नहीं है? मेन के बाद तो 461 लाइनें नहीं है ना? इसका मतलब ये कभी मत बोलिएगा कि कंपाइलर मेन से पढ़ता है। कंपाइलर हमेशा हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन से पढ़ता है। अगर आपको लग रहा है सर फर्स्ट लाइन मतलब क्या है आपका, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लाइन से मेरा मतलब है हमने जिस हेडर फाइल को सबसे ऊपर अटैच करा है, हमने जिस हेडर फाइल को सबसे ऊपर अटैच करा है, उस हेडर फाइल के अंदर जो फर्स्ट लाइन है, वहां से प्रोग्राम का स्टार्ट होता है कंपाइलेशन। जैसे अभी बताइए सबसे ऊपर कौन सी हेडर फाइल है? अभी जल्दी से बताइए सबसे ऊपर कौन सी हेडर फाइल है? सबसे ऊपर stdio.h है। stdio.h के अंदर की जो फर्स्ट लाइन होगी, stdio.h के अंदर की जो फर्स्ट लाइन होगी, वहां से याद रखिएगा हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट होगा कंपाइलेशन। वहां से प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट होता है, राइट? मेन से कभी भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है। मेन इज नेवर नेवर रिक्वायर्ड फॉर कंपाइलेशन ऑफ द कोड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बोलिए, ये बात समझ में आई? मेन से कभी भी कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं होता। अब सवाल आता है तो फिर हम लोग मेन क्यों लिखते हैं? और ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल, तो फिर हम लोग मेन क्यों लिखते हैं? तो इसका जवाब है हम मेन इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो याद कीजिए हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कौन करता है? हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन से नहीं चलाता, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को लास्ट लाइन से भी नहीं चलाता, वो हमारे प्रोग्राम को उस लाइन से चलाता है जिस लाइन का टाइटल हमने डाला होता है MAIN, मेन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल वैसे जैसे जब कोई ड्राइवर कार में बैठता है तो सबसे पहले क्या ऑन करता है? जल्दी बताइए, कार चलाने के लिए सबसे पहले क्या ऑन होगा? इंजन, इग्निशन। तो जैसे एक ड्राइवर कार का इंजन या इग्निशन स्टार्ट करता है, बिल्कुल वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करता है उस इंजन से जिस इंजन का नाम होता है MAIN, मेन। तो क्या मेन से कंपाइलर प्रोग्राम को नहीं पढ़ता? जी नहीं, मेन से कंपाइलर प्रोग्राम को नहीं पढ़ता। मेन से प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, मेन से प्रोग्राम रन होता है। और प्रोग्राम को रन कंपाइलर नहीं करता, कौन रन करता है प्रोग्राम को? जल्दी जल्दी बताइए, प्रोग्राम को रन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट्स नॉट द कंपाइलर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ द कोड, इट इज द ऑपरेटिंग, सॉरी, इट्स नॉट द कंपाइलर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोड का परफॉर्म करता है एग्जीक्यूशन। आ रही है बात समझ? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, तो मेन की जरूरत कंपाइलर को नहीं है, मेन की जरूरत ऑपरेटिंग सिस्टम को है। ठीक है, नाउ लेट मी सी। सर फिर हेडर फाइल्स रन नहीं होती। आदिल आपका लेक्चर मिस है क्या? आप नहीं थे क्या लास्ट लेक्चर में? जल्दी जल्दी बोलिए। थे? तो फिर मैंने क्या समझाया था हेडर फाइल के बारे में? क्या कहानी थी? हेडर फाइल तो कंपाइलर तक पहुंचने से पहले ही सॉल्व हो जाती है ना। कौन सॉल्व करता है उन्हें? उन्हें सॉल्व प्री प्रोसेसर करता है। कंपाइलर का हेडर फाइल से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, चलिए अब मेरे अगले सवाल का जवाब दें ध्यान से। अगर मैंने सी में कोई प्रोग्राम लिखा, वॉच केयरफुली, और मैंने यहां मेन नाम की जगह सचिन नाम ले लिया, या मैंने मेन नाम की जगह सचिन नाम ले लिया, तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, जो आपने अभी अभी डिस्कशन सुना उसके बेस पे मुझे बताइए, विल दिस प्रोग्राम कंपाइल?
हाँ या ना? क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा जबकि इसमें मेन नहीं है? जबकि इसमें मेन नहीं है, शाबाश, ये 100% कंपाइल होगा। इसको कंपाइल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कितनी लाइन कंपाइल करेगा कंपाइलर? कितनी लाइन कंपाइल करेगा? बिल्कुल उतनी करेगा जितनी आपने फ्राइडे सुनी थी, पूरी 461 लाइंस कंपाइल करेगा। इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, इसमें किसी तरह की एरर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये कंपाइल हो जाएगा लेकिन ये प्रोग्राम किसी हालत में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो सकता? क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने के लिए किसके पास जाएगा? ये एग्जीक्यूट होने के लिए किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नहीं मिल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके प्रोग्राम में क्या नहीं मिल रहा है? उसे मेन नहीं मिल रहा है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां मेन नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर देगा अपनी तरफ से, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर देगा अपनी तरफ से एरर। वो आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा, राइट? तो बगैर मेन के प्रोग्राम कंपाइल होता है? यस, बगैर मेन के प्रोग्राम कंपाइल होता है, पर बगैर मेन के प्रोग्राम कभी भी नहीं होता है रन। क्योंकि कंपाइलर प्रोग्राम को कहां से पढ़ता है? जवाब दें। कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कहां से पढ़ता है? कंपाइलर प्रोग्राम को पढ़ता है फर्स्ट लाइन से। और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को कहां से पढ़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को पढ़ता है मेन से। तो अगर आपसे कोई पूछता है मेन इंपॉर्टेंट है क्या, सी के प्रोग्राम के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोग्राम में मेन ना हो तो प्रोग्राम एक ऐसी गाड़ी बन जाएगा, एक ऐसा व्हीकल होगा, एक ऐसी कार होगा जिसमें से इंजन निकाल दिया गया है। तो आप मुझे बताइए, इंजन के बिना कार कार है? हाँ, इंजन के बिना कार कार तो है, कार तो है ना, कार कार तो है, लेकिन वो चल नहीं सकती। यही बोलेंगे ना आप, बगैर इंजन के कार स्टार्ट नहीं हो सकती, बट उसे कार तो बोलेंगे ना। दैट मीन्स ये भी एक प्रोग्राम तो है ना, जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जो इस समय आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसे प्रोग्राम तो मानेंगे ना। बस प्रॉब्लम ये प्रोग्राम रन नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रोग्राम में इंजन नहीं है। और वो इंजन कौन है? वो इंजन है MAIN, मेन। ओके, तो अगर कोई पूछता है विल दिस प्रोग्राम कंपाइल, जवाब है यस, द प्रोग्राम विल सक्सेसफुली कंपाइल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, अगर मैंने यहां सचिन लिखा और इस तरह से लिखा, क्या अब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, विल दिस प्रोग्राम ऑल्सो कंपाइल? शाबाश, नहीं कंपाइल होगा। क्या इसलिए कंपाइल नहीं होगा कि इसमें मेन नहीं है? क्या इसलिए कंपाइल नहीं होगा कि इसमें मेन नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम मेन ना होने की नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्रोग्राम में फंक्शन नहीं है। योर प्रोग्राम इज नॉट हैविंग पैरेंथेसिस आफ्टर सचिन। मैंने आपसे क्या कहा था? कंपाइलर की जिद है, आप जब भी कोड लिखें उसे 2 करली ब्रेस में डालें, करली ब्रेस का एक टाइटल रखें और टाइटल के राइट पे क्या लगाएं? टाइटल के राइट पे लगाएं पैरेंथेसिस। क्या मैंने सचिन के राइट पे पैरेंथेसिस लगाया है? नहीं लगाया है। तो कंपाइलर इससे कर देगा रिजेक्ट और कंपाइल करने से मना कर देगा। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक है पैरेंथेसिस इज मिसिंग। पैरेंथेसिस आपने मिस कर दिया है और इस कारण से सचिन फंक्शन नहीं हुआ। क्या कहते हैं? सचिन फंक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। सचिन किसी हालत में फंक्शन नहीं है। सचिन एक नॉर्मल वर्ड बन गया है और कंपाइलर नॉर्मल वर्ड नहीं मांगता, कंपाइलर मांगता है आपके प्रोग्राम के अंदर फंक्शन। जल्दी बोलिए, समझ आया? ठीक है, अब जरा इन सवालों के जवाब नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज फंक्शन या व्हाट आर फंक्शंस, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाई डू वी राइट मेन इन आवर प्रोग्राम। फंक्शंस क्या होते हैं और हम अपने प्रोग्राम में मेन क्यों बनाते हैं? ओके, दोनों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब मैं इसे नोट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पढ़ते चलिएगा और बताइएगा अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर फंक्शंस? जवाब है, इन C and C++,
languages, a function is a block of statements having a name followed by a pair of parentheses. याद रखिएगा, C++ में फंक्शन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है. बिल्कुल सही, आप जो लिख रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट है. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप ये भी कह सकते हो. सो अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसकी पहचान है कि उसके नाम के बाद आपको मिलेगा अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस. राइट, आगे लिखते हैं. amongst these functions, the most important is a function which is called main. In fact, एक लाइन और लिख देता हूं मैं इसके आगे. Point number 2. And every C program is a collection of one or more such functions. Every C program is a collection of one or more such functions. Amongst these functions, the most important is a function which is called main. Why? Why main is so important? This is because whenever we start the execution of our code, whenever we start the execution of our program, comma, this execution कौन करता है? कंपाइलर? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम. This execution is always done by the operating system. This execution is always done by the operating system, and the operating system starts running our code from the function main. Full stop. In other words, we can say that the first line executed by the OS is the function main. जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहली एग्जीक्यूटेबल लाइन होती है वो हमेशा होती है द लाइन हुज टाइटल इज MAIN, मेन. जल्दी जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें जरा सा भी डाउट है तो बताइएगा. और ये बात 3 लैंग्वेजेस के लिए आपने पढ़ ली आज, याद रखिएगा. आप इस समय सी पढ़ रहे हैं, ये सेम रूल C++ मानती है, ये सेम रूल जावा भी मानती है. C++ में भी मेन होता है, जावा में भी मेन होता है, और यहां भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है. सर, वेयर एक्सपैंडेड सोर्स कोड विल एडेड इन सोर्स कोड, हेडर फाइल्स की जगह पर हेडर फाइल्स ड्रॉप हो जाएंगी, मेन के ऊपर आएगा. अहमद, हेडर फाइल्स मेन के ऊपर लिखे ना आपने, अपन ने हेडर फाइल्स का हैश इंक्लूड मेन के ऊपर लिखा है, तो हेडर फाइल्स का पूरा कोड मेन के ऊपर आकर पेस्ट होगा. ओके, वो आप आगे पढ़ोगे, वो आपको आगे समझ में आएगा कि वो कैसे रन होता है. अभी उसकी चिंता मत करो, वो आप जब फंक्शंस पढ़ोगे तो पता चलेगा ऊपर वाला पार्ट रन कैसे होता है. अभी बस इतना ध्यान रखो, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन से होता है और फिर ऊपर वाला पार्ट रन होता है जब मेन से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं. ठीक है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. फिलहाल जो दिख रहा है वो क्लियर है? बढ़े आगे. ठीक है, अब आता है अगला सवाल. ये भी हमने आज ही डिस्कस करा है. सवाल है, कैन वी कंपाइल a C or C++ program without the function main? क्या हम
C++ का कोई प्रोग्राम बिना मेन के कंपाइल कर सकते हैं? आंसर है यस। बाय ऑल मीन्स वी कैन कंपाइल अ C और C++ और इवन जावा भी जोड़ देता हूं मैं, तो ये भी गलत नहीं है, इवन जावा ऑल्सो। सो बाय ऑल मीन्स वी कैन कंपाइल a C or C++ or Java code even if it is not having the function main. ऐसा क्यों है? जल्दी बोलिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेन की जरूरत कंपाइलर को नहीं पड़ती। कंपाइलर कभी मेन नहीं ढूंढता। कंपाइलर सिर्फ सर से लेकर पांव तक यानी पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक पूरे प्रोग्राम को कर देता है कंपाइल। कंपाइलर कभी नहीं कहता कि मेन नहीं होगा तो मैं कंपाइल नहीं करूंगा। तो आंसर है दिस इज बिकॉज द कंपाइलेशन ऑफ अ प्रोग्राम किसकी ड्यूटी है? इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर, is the responsibility of compiler, and compilers never search for main. कंपाइलर कभी आपके प्रोग्राम में मेन नहीं ढूंढते। They always compile the program. They always compile the program from टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम मतलब फ्रॉम फर्स्ट रो टिल द लास्ट रो, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन। कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है मेन नहीं भी है तो, बट when we run our program, the execution is done by the operating system, not by the compiler. याद रखिएगा, कभी भी आपके प्रोग्राम को कंपाइलर रन नहीं करता। इट्स OS एंड CPU जो मिलकर आपके प्रोग्राम को रन करते हैं। इसमें भी प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्राइमरी रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। CPU तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम के कहने के अनुसार चलता है, बट प्राइमरी रोल OS का है। सो नॉट बाय द कंपाइलर, एंड every operating system while running a C or C++ program starts execution from the function main. So last line, without main it is easily possible to compile our code, but it is impossible to run our code. समझ आया? पूरे नोट्स क्लियर जो इस समय स्क्रीन पे दिख रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड, आगे बढ़ूं? मेन की कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के आते हैं अगले हिस्से पर। अब मेन के बाद अगर आप मेरे प्रोग्राम में ऑब्जर्व करें तो आपको मिलेंगे दो कर्ली ब्रेसेस। मिल रहे हैं? प्रोग्राम के अंदर दो कर्ली ब्रेस लगे हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको इन कर्ली ब्रेसेस की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि ये कर्ली ब्रेसेस हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या इंडिकेट करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। होता ये था जब तक सी लैंग्वेज नहीं बनी थी। एक बार फिर बताइए जरा, सी लैंग्वेज कब बनी है? सी लैंग्वेज बनी है 1972 में, राइट। तो सी लैंग्वेज से पहले जब लोग प्रोग्रामिंग करा करते थे तो वो अपने प्रोग्राम की शुरुआत बताने के लिए लिखा करते थे बिगिन। कंपाइलर को ये बताने के लिए कि प्रोग्राम यहां से शुरू हो रहा है, वो लोग लिखा करते थे बिगिन।
बिगिन के बाद वो लोग अपना कोड लिखते थे और कंपाइलर को ये बताने के लिए कि प्रोग्राम यहां पर खत्म हो गया, वो लोग लिखा करते थे एंड। तो बिगिन बताता प्रोग्राम की शुरुआत और एंड बताता था प्रोग्राम की फिनिशिंग। जब सी लैंग्वेज डिजाइन हुई तो मिस्टर डेनिस रिची को ऐसा लगा कि प्रोग्रामर के थोड़े टाइपिंग एफर्ट्स कम कर देने चाहिए। मिस्टर डेनिस रिची को लगा प्रोग्रामर के टाइपिंग एफर्ट्स थोड़े से कम कर देने चाहिए, तो उन्होंने इस बिगिन को रिप्लेस कर दिया इस सिंबल से और इस एंड को रिप्लेस कर दिया इस सिंबल से। गौर करिएगा, नाम की जगह सिंबल आ गए, नाम की जगह सिंबल आ गए, लेकिन मतलब आज भी पुराना है, मतलब आज भी पुराना है। यानी जब कंपाइलर इस ब्रेस को देखता है तो वह समझता है कोई चीज बिगिन हो रही है, और जब वो इस चीज को देखता है तो समझता है जो चीज बिगिन हुई है वो यहां पर आकर एंड हो रही है। यानी ये कर्ली ब्रेसेस किसी की शुरुआत और किसी की फिनिशिंग बताते हैं। अगर आपको लग रहा है सर किसकी शुरुआत किसकी फिनिशिंग, तो आप रिकॉल करिए आपने इन कर्ली ब्रेसेस के ऊपर क्या लिखा है। आपने इन कर्ली वॉइड को छोड़ दीजिएगा, वॉइड को इग्नोर करिए, आपने इन कर्ली ब्रेसेस के ऊपर मेन लिखा है। तो ये ब्रेस क्या बता रहा है, ये बता रहा है मेन यहां से स्टार्ट हुआ। ये ब्रेस क्या बता रहा है, ये ब्रेस बता रहा है मेन यहां पर आकर एंड हो गया, क्योंकि कंपाइलर आपसे हर हाल में एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग मेन की आपसे मांगेगा। ठीक है, अब अगली जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है एज अ प्रोग्रामर, कौन सी बात। नहीं नहीं, कंपाइल नहीं होगा, नहीं होगा। ओके साहिल, आपको करली ब्रेस की जगह करली ब्रेस ही लगाने, पैरेंथेसिस की जगह पैरेंथेसिस आएगा, करली ब्रेस की जगह करली ब्रेस ही आएंगे। आप इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते, इनकी जगह कोई और ब्रैकेट नहीं लगा सकते। ठीक है, और वॉइड पैरेंथेसिस से भी नहीं होगा। वॉइड तो कीवर्ड है ना, और मैंने क्या कहा, वॉइड का इस्तेमाल हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। आपने सुना मैंने क्या कहा था, कंपाइलर की क्या जिद है। मैंने कहा था कंपाइलर की जिद है, आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे, आपके प्रोग्राम में जो भी कोड आप लिखेंगे उसके ऊपर एक नाम होना चाहिए कि नहीं, जल्दी बताइए, एक नाम होना चाहिए। और वॉइड नाम नहीं है, वॉइड क्या है, वॉइड कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है, वॉइड रिजर्व वर्ड है। तो वॉइड तो वो देख ही नहीं रहा है, उसे नॉर्मल वर्ड चाहिए, कम से कम एक लेटर का वर्ड हो लेकिन हो। आ रही है बात समझ। ओके, तो ये बताइए ये चल जाएगा अगर मैं लिख दूं वॉइड ए और फिर करली ब्रेस के अंदर अपना कोड लिख दूं, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए नाम दिया है ना आपने, कंपाइलर ए नाम को लेकर भी खुश है, कुछ तो नाम चाहिए उसको, अपन ने नाम ए दे दिया है। लेकिन फिर याद रखिएगा ये कंपाइल हो जाएगा लेकिन क्या नहीं होगा, ये कंपाइल हो जाएगा लेकिन क्या नहीं होगा, रन नहीं होगा। ठीक है, और ये ए कौन है, आज के डिस्कशन के हिसाब से ये ए भी सी लैंग्वेज की नजरों में फंक्शन बन गया है, ये भी फंक्शन हो गया है। ठीक है, इसलिए खाली वॉइड से फंक्शन नहीं पहचाना जाता, फंक्शन का नाम होगा, नाम के बाद पैरेंथेसिस होंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए अब आता हूं मैं अपने पॉइंट पे। तो मैं कह रहा था आपको ये करली ब्रेस लगाने होंगे और करली ब्रेस के अंदर आपके सारे के सारे स्टेटमेंट आएंगे। ठीक है, अब अगर हाँ सिर्फ करली ब्रेस, क्योंकि वो रूल है, मानना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज इस तरह से बनाई गई है। यस और नो, लैंग्वेज जिस तरह से लिखी गई है हमें वो फॉलो तो करना पड़ेगा ना, राइट। ठीक है, आप इंडिया में जब ड्राइव करते हैं कार, तो ड्राइविंग सीट कहां होती है, राइट में लेफ्ट में, इंडिया में ड्राइविंग सीट राइट में होती है। और आप यूएस में देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो यूएस की कार्स में ड्राइविंग सीट लेफ्ट में होती है। ऐसा क्यों है, रूल है वहां का ऑटोमोबाइल डिजाइन ऐसा है कि ड्राइवर लेफ्ट में रहते हैं। हमारे यहाँ की डिजाइनिंग ऐसी है कि ड्राइवर राइट में रहते हैं। तो हमारे यहाँ करली ब्रेस से ओपन और क्लोज कंपाइलर को समझ में आता है, हमारे यहाँ मतलब सी लैंग्वेज में। आप कोई और सिंबल यूज करेंगे कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलूं आगे। चलिए, तो अब मैं अगली बात बोलूं, गौर से सुनिएगा। दो बातें हैं आपके लिए समझने वाली। सबसे पहली बात, ये जो करली ब्रेस हैं इन्हें याद रखिएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट्स का नाम दिया गया है। सुनिएगा गौर से, क्या नाम दिया गया है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है,
कंपाउंड का मतलब होता है जो हमेशा पेयर्स में आए, जो हमेशा पेयर्स में आए। पेयर में आए मतलब अगर ओपनिंग ब्रेस आ रहा है तो याद से उसका क्लोजिंग ब्रेस भी आना चाहिए, यानी इनकी संख्या हमेशा इवन होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी ओपनिंग का करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेस ना मिले। तो अगर आप मुझे बोलते हैं सर क्या मैं एक और ओपनिंग ब्रेस लगा सकता हूं या मेन के अंदर ऐसे, तो मेरा जवाब है आप 10 ओपनिंग ब्रेस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने ओपनिंग लगाएं याद से उसके करस्पॉन्डिंग उतने क्लोजिंग लगा दें। अगर आपने ओपनिंग लगाया और क्लोजिंग भूल गए तब भी कंपाइलर दे देगा एरर। और मिनिमम कितने ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए? मिनिमम आपको चाहिए एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं? जितनी मर्जी आए लगा दो, लेकिन अननेसेसरी नहीं लगाते हैं, अननेसेसरी कोड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। इसलिए हम लगाते हैं मिनिमम एक पेयर जो हमारे लिए सफिशिएंट है। एक बताता है ओपनिंग और एक बताता है क्लोजिंग। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ब्रेसेस के बारे में पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, ये जो ब्रेसेस आप देख रहे हैं ये फिलहाल अभी के लिए आपके लिए बाउंड्री लाइन है, आपके लिए बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है जिसे आप पार नहीं कर सकते। पार नहीं कर सकते मतलब, पार नहीं कर सकते मतलब अगर आप मुझे ये बोलें कि सर ये जो हमने प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ये जो हमने प्रिंट एफ लिखा हुआ है, क्या ये प्रिंट एफ हम करली ब्रेस के बाद में लिख सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं लिख सकते हैं, अभी के लिए नहीं लिख सकते हैं, राइट। लेकिन क्या ये पूरे कोर्स में रेस्ट्रिक्शन रहेगा? नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन हटेगा जब हम पढ़ेंगे अगेन। मैं याद दिला दूं, कोड लिखना सिखाऊंगा। पर तब तक जब तक हम फंक्शन नहीं पढ़ते हैं हमारी सारी कोडिंग किसके अंदर होनी चाहिए? मैं बोल रहा हूं, वापस वापस रिपीट करता हूं। मैं कह रहा हूं जब हम सी में फंक्शंस पढ़ेंगे तब मैं आपको मेन के नीचे वाला पार्ट लिखना भी सिखाऊंगा। लेकिन जब तक हम फंक्शंस तक नहीं पहुंचते हैं हमारी कोडिंग किस एरिया में होनी चाहिए? हमारी सारी कोडिंग होनी चाहिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हमारा सारा स्टेटमेंट आना चाहिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एक भी लाइन अगर अभी हमारी कर्ली ब्रेस के बाहर चली गई तो याद रखिएगा हमारा कोड कंपाइल नहीं होगा। रिमेंबर दिस, कंपाइलर कोड को कंपाइल नहीं करेगा। तो हमारे लिए एक बाउंड्री वॉल है जिस बाउंड्री वॉल के अंदर हमें रहना है, जिसे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। समझ आया? क्लियर हुआ? सर कर्ली ब्रेसेस ही क्यों है? अरे रूल है बेटा, और क्या लेंगे आप बताओ? अच्छा, कोई और सिंबल लेते तो आप बोलते वो सिंबल क्यों लिए? कोई तो सिंबल लेना था ना उनको, तो वो क्या सिंबल चूज करते? अगर कुछ और करते तो आप उस पर नहीं पूछते कि ये सिंबल क्यों लगाया। तो कोई तो सिंबल लेना था ये बताने के लिए कि ये ब्लॉक है। सी लैंग्वेज में ब्लॉक की पहचान यही होती है। यस और नो? अच्छा चलो मेरे को एक सवाल का जवाब दो आप। मैं आपसे इंग्लिश का एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को खत्म कैसे करते हैं? साहिल बताइए, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस खत्म कैसे होता है? फुल स्टॉप से होता है। क्यों फुल स्टॉप ही क्यों लगाते हैं? फुल स्टॉप ही क्यों लगाते हैं? नहीं, ऐसा रूल क्यों है? फुल स्टॉप ही क्यों है ना? अब इस सवाल का कोई जवाब होगा क्या? जिस बंदे ने इंग्लिश बनाई, जिसने इंग्लिश ग्रामर बनाई, उसने इस तरह से रूल लिखा कि इंग्लिश का सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होगा। हमारी मातृभाषा में कैसे खत्म होता है कोई वाक्य? हमारी मातृभाषा में, हिंदी में कोई वाक्य कैसे खत्म होता है? खड़ी पाई से। ठीक, तो यही क्यों लगाते हैं अपन? ये तो रूल है। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, वो आपको मानने पड़ेंगे। उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम हमारी मातृभाषा ने चुना ना, राइट? आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बस ऐसे यहां पर है, यहां पर आप नहीं बदल सकते। जो लैंग्वेज के रूल्स हैं वो हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ें। क्लियर हो गया यहां तक? तो जब भी आप कोडिंग करेंगे, बिल्कुल, जब भी आप कोडिंग करेंगे कुछ बातें हैं जिन पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। जैसे मेन का नाम मेन ही क्यों है?
सोचिए, अब मेन का नाम मेन क्यों है? ये सी के डेवलपर्स ने सोचा कि वो प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसका नाम वो लोग मेन रख सकते हैं, राइट? तो उन्होंने उसका नाम मेन दे दिया। ठीक है, ऐसे अपने लॉजिक्स में कुछ चीजें लॉजिक बेस्ड हैं, कुछ चीजें रूल बेस्ड हैं, जिसपे हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह कुछ और भी आता तो वो भी एक रूल ही होता। क्लियर? चलिए, अतुल सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, सेकंड लेक्चर में आपने 1 मिनट, समवन इज आस्किंग सब क्वेश्चन। हेडर फाइल्स बताई थी, mat.h एंड graphics.h, इसमें साइन लॉग कॉस के ग्राफ हैं, ग्राफ नहीं है अतुल, साइन लॉग कॉस के फंक्शंस हैं। नहीं, आपको साइन लॉग कॉस यूज करने के लिए graphics.h की जरूरत नहीं है। graphics.h की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप फिगर्स ड्रॉ करेंगे। अगर आपको साइन कोसाइन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए graphics.h नहीं चाहिए, उसके लिए बस mat.h चाहिए। ओके अतुल, क्लियर हुआ? यस प्रिंस। 69, 67 में बीसीपीएल थी, 69 में बी बनी, क्लियर? और 72 में सी बनी। ओके, चलिए, तो ये हुआ आपका आज का मेन वाला पार्ट फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस प्रोग्राम को कंक्लूड कर देगा। अगले लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे। फॉर फिगर्स graphics.h, फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस mat.h, बिल्कुल। और अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको सर्कल दिखाना भी है और सर्कल का एरिया भी निकालना है, तब फिर दोनों लगेंगी, तब फिर आपको दोनों लगेंगी। अगर सर्कल ड्रॉ भी करना है और सर्कल पे कुछ मैथ्स भी करनी है, तब आपको दोनों यूज होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। नहीं अतुल, अनफॉर्चुनेटली डेटा स्ट्रक्चर और सी साथ में नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक सी कंप्लीट ना हो जाए आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर शुरू ही वहां से होगा जहां सी खत्म होगी। उसमें पहला टॉपिक ही वो आएगा जो सी में आप लास्ट में पढ़ेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर तो आप वेट करके पढ़िए, पहले सी कंप्लीट कर लीजिए फिर पढ़िएगा। अभी चल भी रहा होगा तो समझ आ नहीं रहा होगा। कॉलेज में चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर? नहीं, सी का प्रोजेक्ट भी अभी नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं अभी? जब तक सी पढ़ी नहीं है तब तक प्रोजेक्ट कैसे कर लेंगे? प्रोजेक्ट करने के लिए लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।